हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। अब सिटीजनशिप कैसे क्या होती है, सिटीजनशिप एक्ट क्या था, अमेंडमेंट कब हुई उसमें, असम का कंटेक्स्ट क्या था, कैसे मिलती है, कैसे लूज़ हो सकती है, ये सब कुछ बातें हम कर चुके हैं। हम लोग अक्सर पॉलिटी में एक बात सुनते रहते थे कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट होता है और कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है और भारत में ये प्रावधान है क्यों, इसके सारा ए टू जेड आज खत्म करते हैं उसको। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी स्पिरिट में ना फेडरल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी स्पिरिट में फेडरल है, यानी कि पावर यहाँ पर डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, और फेडरल है स्पिरिट के अंदर। तो इसका मतलब हमारी पॉलिटी का नेचर भी डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट है। एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है जो कंट्री को चलाती है और अलग अलग राज्य को चलाने वाली स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। लेकिन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर फेडरल एंड डुअल पॉलिटी होने के बावजूद भी हमारे देश में दो प्रकार की नागरिकता नहीं होती है कि मेरे पास दिल्ली की भी नागरिकता है अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, या एमपी की भी नागरिकता, और भारत की नागरिकता मेरे पास एक अलग है। लेकिन ये चीज़ अमेरिका में होती है। अगर कोई न्यूयॉर्क में, बॉस्टन में, या फिर क्या कहते हैं वॉशिंगटन डीसी में रह रहा है तो वो स्टेट है उसकी, उसके पास न्यूयॉर्क की भी सिटीजनशिप है और पूरी यूएसए की भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी नागरिकता होती है हमारे देश में। लेकिन आप कहीं पर भी रह रहे हो, किसी भी गली मोहल्ले पहाड़ नदियों के पास कहीं पर भी आप रह रहे हो, आपके पास सिटीजनशिप एक ही रहेगी, डैट इज़ इंडियन सिटीजनशिप। स्टेट सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमारे देश में नहीं होता। भारत के जो नागरिक हैं वो अपनी एलिजेंस ओ करते हैं, यानी कि लॉयल्टी अपनी शो करते हैं, मतलब दे फुलफिल देयर राइट्स एंड ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ओनली टुवर्ड्स द यूनियन, ओनली टुवर्ड्स द सेंट्रल लेवल, यूनियन लेवल पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ कोई सेपरेट तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेट सिटीजनशिप नहीं होती। लेकिन दूसरी फेडरल स्टेट्स, अब यही इसलिए राइटर आपका कंटेक्स्ट बिल्ड कर रहा था कि फेडरल पॉलिटी हमारी भी है, तो ऐसा मत कंफ्यूज हो जाना। राइटर आपसे ये कह रहा था कि हमारे यहाँ सिटीजनशिप दो होती होंगी या डुअल पॉलिटी की तरह दो सिटीजनशिप होती होंगी। अब कुछ जो फेडरल स्टेट्स हैं जैसे यूएसए एंड यस हो गई, ये वाली बात आ गई यहाँ पर, स्विट्जरलैंड भी, यहाँ पर ये फेडरल कंट्रीज हैं, डुअल पॉलिटी है इनके पास, पावर यहाँ पर भी डिवाइडेड है सेंट्रल स्टेट के बीच में, लेकिन सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पर नहीं है। डुअल पॉलिटी के साथ साथ यहाँ पर डबल सिटीजनशिप या डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। अमेरिका के स्ट्रक्चर को समझते हैं एक बार। यूएसए में क्या होता है, हर एक जो पर्सन है वो सिर्फ यूएसए का नागरिक नहीं है, उसका जो उसके पास जो सिटीजनशिप कार्ड है, जो उधर का, मान लो उधर के हिसाब से जो पैन कार्ड होता होगा उनका, सिर्फ यूएसए का नहीं होता, बल्कि उस पर्टिकुलर स्टेट का भी उसके पास क्या कहते हैं सिटीजन कार्ड होता है जिससे वो बिलोंग करता है। जैसे मैंने आपको बताया न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, बॉस्टन, कहीं से भी। ठीक है, तो उसकी जो एलिजेंस है, उसकी जो लॉयल्टी है, वो दोनों तरफ रहती है। वो डुअल सेट ऑफ राइट्स एंजॉय करता है। एक जो उसको नेशनल गवर्नमेंट ने दी है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट कह लो या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, एक जो उसने दी है, और दूसरे जो राज्य सरकार ने दी है। ये जो सिस्टम है, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन की दिक्कत पैदा करता है। पता है कैसे? एक एग्जांपल दे देता हूँ यूएसए के कंटेक्स्ट में। यहाँ पर यार न्यूयॉर्क में, बॉस्टन में और वॉशिंगटन डीसी में जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होंगी, अभी के लिए मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कुछ भी नहीं जानते हो अमेरिका के बारे में, तो हम इंडिया के हिसाब से अमेरिका का बेस बना लेते हैं एक बारी। कैसे? मान लो वहाँ पे इन न्यूयॉर्क में, बॉस्टन और वॉशिंगटन डीसी में चीफ मिनिस्टर है, मान लो, ऐसा होता नहीं है लेकिन बस मान लो, सुन लो मेरी बात, चीफ मिनिस्टर है। अब ये चीफ मिनिस्टर तो जो सरकार चला रहा है, यानी कि यहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट है, तो क्या पता न्यूयॉर्क में रहने वाले पर्सन के पास ज़्यादा राइट हो एज़ कम्पेयर टू बॉस्टन में रहने वाले सिटीजन के पास, और वॉशिंगटन डीसी वाले के पास सबसे ही ज़्यादा राइट्स हों। तो इससे दिक्कत क्या होती है, हर बंदे को ये लगेगा यार कैसे भी तरीके से बस यार मैं वॉशिंगटन डीसी में सेटल हो जाऊँ तो यार ये वाला काम मेरा चल पड़ेगा, ये वाला बिजनेस मेरा चल पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर जब नागरिकता देने लग जाती है ना, हमारी जो राज्य सरकार है वो नागरिकता नहीं देती है। हमारे यहाँ ही सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट यूनियन लेवल से मिलती है हमें नागरिकता। पूरे भारत में एक ही नागरिकता होती है कि हम भारतीय हैं। हम स्टेट की आइडेंटिटी में बिलीव नहीं करते। आइडेंटिटी है हमारी, लेकिन वो अपने दिमाग तक और दिलों तक सीमित रखो, बस खुश करते रहो अपने आप को। कार्ड वार्ड नहीं मिलेगा उसके लिए, भग जाए यहाँ से। ऐसा करता है हमारा देश, और वो अच्छी बात भी है, अच्छी बात भी है। अमेरिका में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगी। एक स्टेट जो होती है डे में डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ द सिटीजन इन मैटर्स लाइक राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन एंड सो ऑन। फिर ये भी तो हो सकता है ना, यहाँ पर सिर्फ दिक्कत ये नहीं कि वॉशिंगटन डीसी में ज़्यादा राइट दे रहा हो वहाँ का चीफ मिनिस्टर, ये भी तो हो सकता है क्यों न्यूयॉर्क में फिर वो ये मना करते कि वॉशिंगटन डीसी तो यहाँ पर कभी कोई सेटल होने आ ही नहीं सकता, और क्या पता पर्सन का डेली काम, उसकी वाइफ और वो खुद भी ऑफिस यहाँ पर डेली जाते हों,
काम करते हो यहाँ पर किसी एक ऑफिस वगैरह के अंदर, तो उन्होंने ये प्लान बनाया, हमारे बच्चे जैसे थोड़े से बड़े होंगे हम दोनों न्यूयॉर्क में रह लेंगे। उनको पता लगा कि न्यूयॉर्क में हर एक स्टेट का नागरिक आकर बस सकता है, लेकिन वॉशिंगटन डीसी वाला नहीं बस सकता। हो गई डिस्क्रिमिनेशन की नहीं हो गई? बताओ। ये जो प्रॉब्लम है ये सिंगल सिटीजनशिप में अवॉइड हो जाती है। कहीं पर भी जाओ, तो अंडमान निकोबार जाओ, 15 साल के लिए वहाँ पर रह जाओ, ट्राइब्स के बीच में जिंगल लाला हु करते रहो, इंडियन ओशन में तैरते रहो, अरेबियन सी में चले जाओ, मुंबई चले जाओ, वड़ा पाव खाओ, कहीं पर भी जाओ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें कार्ड दिखाने की जरूरत है, मैं स्टेट आया, मैं यहाँ का नागरिक, मैं वहाँ का नागरिक, यहाँ का नागरिक, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। लड़के दिख रहे हैं यहाँ पे ब्राउन, लड़कियाँ दिख रही हैं यहाँ पे ब्राउन रंग की, गोरे रंग की, सब एक समान है, कुल मिलाकर समझ में आ रहा है सब भारतीय हैं यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। इंडिया के अंदर सारे जो सिटीजन्स हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बोर्न, या फिर जिस भी जगह पर वो रिसाइड करते हैं, उनके पास सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं सिटीजनशिप के ऑल ओवर द कंट्री, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। मैंने बताया ना, हो सकता है वॉशिंगटन डीसी में ज़्यादा राइट्स हो, सिविल पॉलिटिकल राइट्स, न्यूयॉर्क में कम हो, बॉस्टन वाले चिढ़ते हों वॉशिंगटन डीसी वाली सरकार से, तो ये सब कुछ हो सकता है। हाउएवर दिस जनरल रूल ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इस पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ किंतु परंतु है यहाँ पर, उन किंतु परंतुओं को समझते हैं। नंबर 1, पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 16 का यूज़ करके वो एक चीज़ प्रिस्क्राइब कर सकता है। पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस विद इन स्टेट या फिर विद इन केंद्र शासित प्रदेश, किसी राज्य में या किसी यूनियन टेरिटरी में अगर रेसिडेंस है तो रेसिडेंस को एक कंडीशन बना सकता है पार्लियामेंट कि अगर आपको सर्टेन एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट चाहिए ना एक पर्टिकुलर स्टेट या यूटीज़ के अंदर, तो आपको वहाँ पे रेसिडेंस अपनी शो करनी पड़ेगी। या लोकल अथॉरिटी में अगर आप वर्क करना चाहते हो, कोई भी अथॉरिटी जो कि स्टेट और यूटी में रह करती है। अब यहाँ पर पता है क्या होता है, याद है आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर का तो बहुत ही ज़्यादा वाइड था, वो तो चलो अलग ही एक नेशनल एंथम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता था। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र वगैरह, इनके पास भी स्पेशल प्रोविजन है। यहाँ पर हुआ क्या था, होता क्या है यहाँ पर कुछ कुछ अलग अलग राज्यों में रेसिडेंस जो है पार्लियामेंट इसलिए इसको कंडीशन बना देता है, वहाँ के लोगों को अपनी एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए खतरा होता है, वहाँ की पॉपुलेशन वैसी लिमिटेड होती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती हैं, या कोई भी बात हो, तो वो ना राज्य जो है अपने लोगों को ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ये वही वाली बात हो गई कि मुझे अगर केरला पीएससी देना है तो मुझे कन्नड़ आनी चाहिए, कन्नड़ मेरे लिए कंपलसरी पेपर है। अब मेरी हर्डल क्या है, मुझे पूरा पेपर इजी लग रहा है लेकिन मेरे लिए कन्नड़ में क्यों सीखूँ, तो मैं अवॉइड कर दूंगा, छोड़ यार। मैं बाहर से जा रहा हूँ तो मेरे ऊपर 10 मार्क्स की या फिर इतनी की भी मतलब वो भी लगेगी, और क्या पता मुझे अलाउ भी ना उस स्टेट में ये पीएससी लिखना। ऐसा बड़े सारे होता है, जैसे अभी तक सिर्फ यूपी पीएससी और एमपी पीएससी हैं जहाँ पर कोई भी आकर मतलब वो पेपर दे सकता है। बाकी बाहर स्टेट्स में भी आप दे सकते हो, लेकिन फिर वही है वहाँ की आपको एक लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर देना पड़ता है, तो वो चीज़ फिर अलग से क्यों पड़ेगा कोई पर्सन सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर को निकालने के लिए। तो ये चीज़ वो लोग करते हैं कि आपको रेसिडेंस कभी कभार में कंडीशन बना देते हैं कि अगर एमपी में भी ऐसा होता था कि अगर आपके पास वहाँ का क्या कहते थे उसको एमपी पीएससी की साइड पे था मूल निवासी पत्र, ऐसे कुछ आता है लिखकर, हाँ ये अगर होता था, अब तो ख़त्म कर दिया है इसको, तो मूल निवासी पत्र आपको शो करना पड़ता है कि एमपी के मूल निवासी हो, नागरिक हो, तो आपको फिर एमपी पीएससी में बैठने के लिए अलाउ है। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने इनेक्ट करा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957, ये वाला कि मतलब रेजिडेंस को अगर हम एक कंडीशन बनाएंगे तो अगर किसी जॉब में रिक्वायरमेंट है तो रेसिडेंस को कंडीशन बनाया जा सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट ही पास कर दिया 1957 में, 2 साल के बाद ही, जो सिटीजनशिप एक्ट था उसके 2 साल के बाद ही, वो 1955 था 1957। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑथोराइज करा गया कि आप रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ओनली फॉर द अपॉइंटमेंट टू नॉन गेजेटेड पोस्ट कर दो। और ये वाली चीज़ कहाँ कहाँ लागू है, बात को समझने की कोशिश करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस एक्ट से एक अधिकार मिल गया कि आप रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करो सिर्फ नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए, वो भी सारे पूरे देश में नहीं, सिर्फ 4 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। ये राज्य की सरकारें ना उस टाइम पर थोड़ा सा ना आनाकानी कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि यार ऐसे तो हर कोई आ जाएगा, हमारे जॉब ले लेगा, पहाड़ी जीवन सबको पसंद होता है, हमारा स्टेट एग्जाम्पल बता रहा हूँ सिर्फ, मतलब आप इमेजिन करने की कोशिश करो, हमारा स्टेट पीएससी भी ईजी होता है, सारे लोग यहीं पर आके डीएसपी एसडीएम बनने के लिए ट्राई करेंगे। तो उन्होंने बोला हमें थोड़ा सा रिजर्वेशन ऐसा चाहिए, हम अपने स्टेट्स के लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, तवज्जो देना चाहते हैं, तो आप कुछ करो उसके लिए। तो पार्लियामेंट का एक्ट लेकर आया था और उसके बाद इस एक्ट के तहत सरकार, भारत की सरकार को ये बोला गया
आप रेसिडेंट्स को एक क्वालिफिकेशन बनाओ, नेसेसरी क्वालिफिकेशन, कि अगर किसी को नॉन गेजेटेड पोस्ट पे अपॉइंटमेंट चाहिए आंध्र प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, मणिपुर के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, तो वहाँ का वो निवासी होना चाहिए। एज दिस एक्ट एक्सपायर्ड इन 1974, ये एक्ट एक्सपायर हो गया, तो अब कोई प्रोविज़न नहीं है ऐसी फॉर एनी स्टेट। यानी कि हिमाचल प्रदेश में आप HPPSC का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप मणिपुर का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, कहीं पर भी दे सकते हो, त्रिपुरा में भी दे सकते हो, या जा सकते हो वहाँ पर, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है वो नॉन ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। लेकिन अभी भी ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जो स्पेशल पावर मिल रखी है, स्पेशल प्रोविज़न, उनके तहत आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारा एक पॉइंट मिस हो गया क्या ऊपर से? अच्छा, जो लास्ट पॉइंट था ना, द सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years और 7 years कॉन्टीन्यूसली, ये 4th ही है ना। हाँ, अब ये चीज़ ना आपके भाई के लिए अप्लाई नहीं होगा अशप्रीत, दिस विल नॉट अप्लाई इफ़ ही इज़ अ स्टूडेंट अब्रॉड, या फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस से अगर वो बाहर गया, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जिसका इंडिया मेंबर है, या वो रजिस्टर्ड है एनुअली एट इंडियन कॉन्सुलेट, मतलब वो जिस भी कंट्री में रह रहा है वहाँ पर इंडियन एम्बेसी में जाकर हर साल ना ये चीज़ लिखवा देता है कि मुझे 1 साल यहाँ पर कंप्लीट होगा और मैं भारत की सरकार की तरफ से आया हूँ, या फिर मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरी इंडियन सिटीजनशिप बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है अशप्रीत, क्लियर हो गई ये वाली बात? अगर ये डाउट आ रहा होगा आपके दिमाग में तो, अरे अगर वो स्टूडेंट है ना, या भारत सरकार की सर्विस में है, आपको एज अ IAS सरकार ने G4 में भेज दिया, या आप UN में काम कर रहे थे, शशि थरूर अंडर जनरल सेक्रेटरी थे, तो वो आप एक साल में एक बार जाकर आप इंडियन एम्बेसी में अपने आप को रजिस्टर करवा लो, ऐसे बोलकर कि मैं भारत का ही नागरिक हूँ, मेरी इंडियन सिटीजनशिप को बरकरार रखना, मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, या फिर भारत की सरकार की तरफ से यहाँ पर आया हूँ मैं कुछ टाइम के लिए। अरे नहीं, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनो, स्टूडेंट के लिए भी होगा ये, ठीक है? तो हम वापस पढ़ते हैं इसको। 5th पॉइंट क्या था? हाँ, 2 स्टेट्स के लिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए नहीं होगा ऐसा कैसे करा गया है? आर्टिकल 371 को इंसर्ट करके बाय 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973 ये स्पेशल प्रोविजन दी गई है आंध्र प्रदेश को, और तेलंगाना के लिए करा गया ऐसा। आर्टिकल 371D हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू स्टेट ऑफ तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही निकला ना, बाय आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। ओके, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 15 ये प्रोहिबिट कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, आपको पता ही है ये वाली लाइन, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन रेसिडेंस के ग्राउंड्स पे नहीं। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, कैसे हो सकती है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हमेशा नेगेटिव चीज़ नहीं होती, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर ऐसे हो सकती है। एक बार बताओ, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य को, और इससे पहले जब आपने देखा नॉन गेजेटेड पोस्ट पर आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में जब अलाउ ही नहीं था कोई भी नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए बैठने के लिए, रेसिडेंस क्वालिफिकेशन चाहिए थी, तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन किसके लिए हो रहा है? ये डिस्क्रिमिनेशन में फ़ायदा किसको है? वहाँ के मूल निवासियों को, क्योंकि जॉब वहाँ पर कम है, संख्या कम है, बाहर से अगर कोई आएगा तो चला आएगा। जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी, जिसका UPSC नहीं निकलता ना, वो UPPSC का फॉर्म तो भर ही देता है हमारे देश के अंदर, कि ओपन PSC है, सेम सिलेबस है, सेम वो ऑप्शनल है, सब कुछ वही है, जाके भर दो। जब वो भी नहीं निकलता तो हर एक बंदा UPSC का आजकल EPFO भरने लगा है, वो UP-MP वाली मेंटेलिटी, बिहार वाली मेंटेलिटी, कि भर आओ देखा जाएगा जो हो जाएगा। फॉर्म भरने में क्या जाता है? ऐसे निकल जाएंगे क्या एग्ज़ाम? फॉर्म भरने से क्या जाता है? तो ऐसे क्यों नहीं निकल गए? तो वो अभी तक घर पे क्यों बैठी हुई है? घर पे क्यों बैठा होगा फिर? अगर ऐसे निकल जाते एग्ज़ाम तो फॉर्म भरने से पढ़ना भी पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 15 वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, कि भाई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जड़ के नाम पर, कास्ट के नाम पर, तो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो, LGBTIQ हो, खट्टे हो, मीठे हो, कुछ भी हो, प्लेस ऑफ बर्थ तुम्हारा कुछ भी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। बट रेसिडेंस के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। कैसे? ऊपर वाला पॉइंट पूरा भर के प्रूफ कर तो दिया। दिस मीन्स दैट स्टेट जो है ना, डिस्क्रिमिनेशन कैसे करके यहाँ पर, ऐसा नहीं कि मतलब बाहर से देखा पर्सन तू यहाँ रहने आया है, उठाओ कुल्हाड़ी, फोड़ दो उसका सर, मारो उसको चाबुक से, बेल्टे बजा दो उसके ऊपर, भगा दो उसको डर के यहाँ से, इसके रात में घर में पटाखे फोड़ो, डरा धमका कर उसको स्टेट से बाहर निकाल दो। ऐसा थोड़ी ना करना है।
यहाँ पर स्टेट क्या करता है, स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट या वो प्रेफरेंस दे सकता है अपने रेसिडेंट्स को इन मैटर्स दैट डू नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स सिटीजन। यानी कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो तो सबके ऊपर, वो सर्वव्यापी अधिकार हैं, यूनिवर्सल अधिकार हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, लक्षद्वीप, अंडोमान, 200 नॉटिकल माइल का एरिया, कुछ हवा का एरिया, जितने जीव जंतु हैं सबके लिए वो अधिकार है। लेकिन राज्य की सरकारें सिर्फ एक रेसिडेंट्स के मुद्दे पर और अपने रेसिडेंट्स को एक स्पेशल प्रेफरेंस दे सकती हैं इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टेट में ऑफर कंसेशन एंड फीस फॉर एजुकेशन टू इट्स रेसिडेंट। जैसे एक बात चलती है अक्सर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने बाहर के लोग पढ़ने आ जाते हैं, दिल्ली वालों का एडमिशन नहीं होता, तो दिल्ली का कोटा बना दो। केजरीवाल से बड़े टाइम से ये डिमांड चल रही है दिल्ली के लोगों की कि ऐसा करना चाहिए कि दिल्ली का कोटा बनाओ, एक दिल्ली स्टूडेंट जो दिल्ली के मूल निवासी 10% कोटा उनको दो डीयू में। डीयू में सारे लोग बाहर से चले आते हैं, डीयू का क्योंकि नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये चीज़ है। फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस अंडर आर्टिकल 19, दिस इज सब्जेक्टेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी कि आप शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज में नहीं घुस सकते, जो स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज, आप इसमें नहीं घुस सकते। आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेसिडेंस जो है, आपको पता है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक से मत भटकना। हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं करा जाएगा। लेकिन कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है कि सिविल और पॉलिटिकल राइट सबको समान तरीके से ना मिले। एक हमने रेसिडेंस का पॉइंट पढ़ लिया, एक हमने रेसिडेंस का ही दूसरा पॉइंट पढ़ा कि एक पॉजिटिव तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करी जा सकती है, वो राज्य की सरकार अपनी जनसंख्या को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकती है, ऐसा अलाउड है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर बात आ जाए कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, याद रखना यहाँ पर एससी मत लिख कर आ जाना, शेड्यूल्ड कास्ट मत लिख कर आ जाना, शेड्यूल्ड ट्राइब, ट्राइबल एरियाज, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स, जो आउटसाइडर्स के राइट हैं कि एंटर करना, रिसाइड करना या सेटल करना ट्राइबल एरियाज के अंदर, वो रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? हमने सोसाइटी में भर भर कर इस कंसेप्ट को पढ़ा, उनका कल्चर जो होता है उसका हनन होता है, उसका उनको लगता है कि हमारे कल्चर की हानि हो रही है, हमें फिर डिस्प्लेस होना पड़ेगा, और वो फिर एक शक की नज़रों से भी देखते हैं कि कल कोई आके भगा देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और फिर उनका प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिटेशन वगैरह नहीं हो पाएगा। तो सरकार ये जानती है कि भैया वो अपने आप को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, डू नॉट इंटरफेयर इन देयर कस्टम्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में। ऑफ कोर्स ये इसलिए प्रोटेक्ट करा गया, मैंने जैसे कि बताया, उनकी एक जो भिन्न प्रकार का कल्चर है, और हो सकता है उस कल्चर से, उस ट्राइब से बिलोंग करने वाले बहुत ही कम जनसंख्या रहेगी और वो बिल्कुल ही ना चाहते हो, और वो आप उधर जाओ तो एग्रेसिव हो जाए। जैसे कि अमेरिकन चला गया था अभी कुछ साल पहले अंडोमान निकोबार आइलैंड में, पता नहीं सेंटिनलीज के ग्रुप में चला गया था, सेंटिनल्स के ग्रुप में पता नहीं कहाँ, और भाले से उन्होंने मार मार के उसकी छाती खोद डाली थी उसने। उनकी लैंग्वेज को, उनके कस्टम्स को और उनके मैनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब है, और उनके ट्रेडिशनल वोकेशन, ऑक्यूपेशन वगैरह और प्रॉपर्टी के उनका एक्सप्लॉयटेशन। ओके, आप देखो वाह यार, ये तो कितना अजीब व गरीब जंगल है, यहाँ तो ब्लू रोजेज उग रहे हैं, ऑर्किड्स उग रहे हैं, मेरा तो कितना अच्छा धंधा चल सकता है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई वगैरह में फूलों की दुकान, बाग हो जाएंगे मेरे इतने अच्छे, तो तोड़ तोड़ के मैं ले जाऊँ। तो सरकार यही जानती है कि भाई शहर का आदमी आरामखोर होता है एक नंबर से, ट्राइबल बेचारे सीधे साधे आदमी, कभी कुछ देखा वेखा तो है नहीं उनको। पता चला शोले पिक्चर है, बर्निंग ट्रेन लगाते हैं, वो जैसा कि मैंने बताया था ना, रिन से साड़ी धोई, सफ़ेद साड़ी टंगाई, प्रोजेक्टर लगाया, वहाँ ट्रेन आ रही है, सारे ट्राइबल भाग गए, पता चला। हिंदुस्तान का आदमी तो नीच है ना, कुछ भी कर सकता है अपने फायदे के लिए। तो टिल 2019 जो लेजिस्लेचर है ऑफ द अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अर्सवाइल, आप देख रहे हो यहाँ पर वर्ड अर्सवाइल आना लगा कि पुराने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, क्योंकि धारा 370 खत्म और इसके पास अब राज्य की मान्यता भी नहीं है। अभी ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर क्या है, क्या है, यूटी। तो यानी कि इसके ऊपर पावर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, थ्रू विच ऑर्डर, हुज ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, वेरी गुड, ठीक है। तो लेजिस्लेचर जो है अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, इसको एम्पावर करा गया था कि आप डिफाइन करो ऐसे पर्सन्स को जो कि एक स्टेट्स के परमानेंट रेसिडेंट हैं, ताकि हम देख सकें उनको कि इनको राइट्स वगैरह प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। फिर इट कन्फर्ट्स एनी स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन सच परमानेंट रेसिडेंट्स। कैसे कैसे स्पेशल राइट्स क्या क्या मिल जाएंगे इनको, पहले जो दिए जाते थे, याद रखना पुराना होता था, ठीक है, लेजिस्लेचर देती थी जम्मू कश्मीर का, अब तो लेजिस्लेचर है ही नहीं,
आपको लगता है कि लेजिस्लेचर वगैरह ऐसा कुछ, मतलब सॉरी लेजिस्लेचर कह रहा हूँ, अब तो इनके पास वो आर्टिकल 370 है ही नहीं, अब तो नहीं है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने एक बात पढ़ाई थी, क्या आप लोगों को याद है वो? लेट मी चेक योर मेमोरी। ये जो 370 है, इसको प्रैक्टिकल उससे तो हटा दिया गया है प्रैक्टिस करने से। अब 370 जैसी कोई चीज़ प्रैक्टिस तो नहीं होगी, लेकिन क्या अभी तक टेक्स्ट से निकाला है हमने इसको? नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन को पहले क्या दी जाते थे कि एम्प्लॉयमेंट इनको मिलती थी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द स्टेट। बाकी कोई आपको पता ना कि कश्मीर में कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था 2019 तक। सेटलमेंट इन द स्टेट एंड राइट टू स्कॉलरशिप एंड सच अदर फॉर्म ऑफ एड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, हेल्प, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये अभी यार इसलिए नहीं हटाया अभी वो यार सरकारी डिसीजन है यार, बस फिर इसके पीछे कोई रीज़न नहीं दे सकते हम, क्योंकि यार उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। सरकार ने कोई इसके बात के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं दी अभी तक। हाँ, द अबव प्रोविजन वॉज बेस्ड ऑन आर्टिकल 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इससे इसको स्पेशल प्रोविजन मिलती थी ये वाली 35A से। ये जो आर्टिकल था ये इंसर्ट करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 में, और इसको प्रेसिडेंट ने इशू करा था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से अंडर आर्टिकल 370, जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर में चलता था, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता था। लेकिन साल 2019 में हम सब जानते क्या हुआ, ये इस स्पेशल स्टेटस को अबॉलिश कर दिया गया। नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है जिसका नाम था, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, और इसने पुराने ऑर्डर को सुपरसीड कर लिया, उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया था और उसको ख़त्म कर दिया। जो भारत का संविधान है कनाडा के संविधान की तरह इसमें सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इंट्रोड्यूस करा गया है, और यहाँ पर यूनिफॉर्म राइट्स हैं एक्सेप्ट फ्यू केसेस के अंदर, जैसे कि हमने ऊपर केसेस जो डिस्कस करे, सभी लोगों के लिए ये इसलिए दिया गया है सिंगल सिटीजनशिप, ताकि लोगों के अंदर भाईचारे की भावना, यूनिटी की भावना सबके बीच में बिल्ड हो, और हम अपने भारत को एक इंटीग्रेटेड नेशन की तरह देख सकें, बना सकें। डिस्पाइट दिस कि हमने सिंगल सिटीजनशिप दे रखी है, बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रिविलेजेस, और जम्मू एंड कश्मीर का ये भी हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे एक ही रीज़न है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, आगे जो पॉइंट्स गिनवाने जा रहा हूँ, कुछ हिंदुस्तान में जो चीज़ें थोड़ी सी एक उसकी इमेज को टारनिश करती हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी प्लैनेट अर्थ पर किसी और कंट्री में कभी एग्जिस्ट ना करती थी, ना करती है, ना कर सकती है। कम्युनल राइट्स यहाँ पर, क्लास कन्फ्लिक्ट, कास्ट को लेकर वॉर, लिंग्विस्टिक क्लैशेस लाइक पोटीस व्यामुल वाले, एथनिक डिस्प्यूट्स, ये सारे जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सोचा था कि हम लोग एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडिया बनाएंगे, ये गोल अभी भी फुली रियलाइज़ नहीं हो चुका है, नहीं हुआ है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं हिंदुस्तान के संविधान, उसके स्ट्रक्चर पे और सारे लॉज पे एक धब्बा मारने का काम करते हैं ये सारे इंसिडेंट, कम्युनल राइट्स, कास्ट कन्फ्लिक्ट वगैरह, कास्ट वॉर एक्सेट्रा। लेकिन हमें लिखना क्या होता है, हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छा भारत बनेगा, अच्छा भारत मेरे जैसे लोगों से बनता है, ठीक है, और मेरे जैसे लोग जब तक हैं तब तक भारत भी अच्छा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं अच्छा तो सब अच्छे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।